नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। वायनाड में हुआ विनाश ऐसा दर्द छोड़ गया है जिससे केरल भारत का कोई भी नागरिक भुला नहीं पाएगा। परिवार के परिवार लापता हैं, पिता, बेटा, पत्नी, माँ, बेटी, न जाने कितने रिश्ते बिखर गए हैं, टूट गए हैं। वायनाड की इस आपदा पर क्या क्या अलग अलग बातें रखी जा रही हैं, ये आपदा क्यों आई है, क्या लैंडस्लाइड की वजह बिना बाखबर हुए विकास को आगे बढ़ाते जाना है, ये मानी जाए विनाश की वजह, या ये दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है जिसे दुनिया का हर देश भुगत रहा है और सबसे ज़्यादा तो विकासशील देश इसके खतरनाक नतीजों को भुगत रहे हैं। ऐसे में भारत और इसके प्रदेश सरकारों की तैयारियां किस तरह की दिखती हैं? क्या हम इस चिंता को प्राथमिक चिंता भी मान रहे हैं? क्या इसे बजट में कहीं जगह भी दी गई है? कुछ ऐसे ही सवालों को टटोलते हैं आज अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आइए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि पहले स्ट्रेट टॉक में उठाए जाएं और उसके बाद इन सवालों को समझें और फिर शायद हम उस सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिससे प्रदेश की सरकारें और केंद्र सरकार दोनों अनदेखा कर देती हैं। पहले सवाल देख लेते हैं। वायनाड में विनाश के अलर्ट को क्या अनदेखा किया गया? अमित शाह सदन के भीतर जो जानकारी दे रहे थे उसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नकार दिया है। पर्यावरण चिंताओं को विकास मॉडल में कितनी जगह मिलती है? हम आए दिन इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी तैयारियां कम ही दिखती हैं। आपदाओं के वक्त केंद्र और राज्य सरकारें कितनी तैयार दिखती हैं? कितनी जल्दी राहत पहुंच जाती है? कितनी जल्दी रेस्क्यू शुरू हो जाता है? और अलग से मौसम की चिंताएं और चुनौतियां। वायनाड की असुरक्षित भौगोलिक रचना पर बहुत बहस हो रही है, लेकिन इस बहस को पहले क्यों नहीं अंजाम दिया जाता? पहले इस पर ध्यान सरकारों का क्यों नहीं आता? क्या वायनाड के विकास पर अमित शाह और विजयन राजनीति कर रहे हैं? इसे भी समझेंगे। आइए अपने आज के पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर शशि मल्होत्रा जो कि पर्यावरणविद है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। गुंजन मिश्रा हैं, वो भी एक पर्यावरणविद हैं, वो बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं इन सभी चुनौतियों पर और तैयारियों पर। हमारे साथ निज़ाम फौजदार जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ रमा महाजन जी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में प्रोफेसर शशि मल्होत्रा आपसे करना चाहूँगी। वायनाड की इस त्रासदी के पीछे आप कारण क्या मानते हैं? जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि हमने अलर्ट किया था और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें सूचना नहीं मिली थी, बल्कि हादसे के आपदा की बहुत कुछ घंटों के बाद केंद्र का अलर्ट आया था। क्या इस पर बहस करने की ज़रूरत है या मूल कारणों पर चिंताएं दिखाए, अगर अमित शाह दिखाएं या फिर पिनरई विजयन दिखाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? शशि मल्होत्रा जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले एक आईआईटी दिल्ली की जो है वो रिलीज हुई थी उनकी एनालिसिस जी। उसमें उन्होंने 58.52 वायनाड को रिस्क और हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क एरिया डिक्लेयर किया था। जी। हम अभी 2-4-5 दिन की बात को छोड़ दें तो इस साल की बात को भी छोड़ दें, 2018 में जब यही तब्दीली आई थी तो उस समय 483% जो है वो हमारे से बिछड़ गए थे। और अगर हम 2018 की बात करें 100 पीपल्स जो है वो हमसे बिछड़ गए थे जी। और क्या नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा 60% एरिया जो है वो रिस्क रहता है अगर हम इंडिया की पूरी बात करते हैं। जी। आज की बात नहीं है, तो बहुत पुरानी बात है। प्रोफेसर शशि मल्होत्रा, अगर आप अपना ये जो ईयर प्लग है निकाल देंगी तो आपकी आवाज़ ज़्यादा स्पष्ट आएगी, ये अनुरोध है। मुझे लगता है यहाँ से नॉइज जो है क्रिएट हो रही है। ओके, सॉरी। जी, अब आप कंटिन्यू करिए अपनी बात को। जी। एक मिनट। मतलब मेरा कहने का ये अर्थ था कि हम 2018 की बात करते हैं या 2019 की बात करते हैं तो ये ट्रेजिडी पहले से ही जी। मतलब काफी ज्यादा मतलब है और हम लोगों ने इनकी ओर ध्यान देते हैं जब हो जाती। जी।
हमें ध्यान दे, मतलब इससे पहले ही देना चाहिए। क्या क्या आपका इशारा है कि मॉनसून से पहले जितने भी इस तरह के सेंसिटिव जोन्स हैं वहां पर विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए और कहीं ना कहीं जो है इवैक्यूएशन प्लान या फिर रेस्क्यू प्लान, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर जोर देना चाहिए? लेकिन मॉनसून से पहले मुझे लगता नहीं है कि प्रदेश सरकारी इस तरह से तैयारी करती हैं, अलर्ट रहती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगले साल की तैयारी है वो आज से शुरू कर देनी चाहिए। जी, बट एक्चुअली क्या है कि जो वहां पे जो लाइन स्लाइडिंग हुई है, जी वो जो पैटर्न है वो मतलब काफी कमजोर है। वो इतनी त्रैसडी, इतनी जो बारिश है, इतनी जी जो रेन है, उसको सहन नहीं कर सकता। उसके लिए हमें जो पेड़ लगाने हैं उनको कैसे रोकना है, या जो मैन मेड तो वहाँ पे लोगों के द्वारा पेड़ काटे जाते हैं, रिसोर्ट बनाए जाते हैं, अनप्लान्ड जो चीजें हैं उनको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वहाँ पर माइनिंग हो रही है उसे भी जो है इस लैंडस्लाइड से जोड़कर देखा जा रहा है। गुंजन जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो गुंजन जी, मेरा सवाल आपसे यही कि आप इस आपदा के पीछे बड़ी वजह किसे मानते हैं? गुंजन जी, आप सुन पा रहे हैं? निजाम जी, मेरा सवाल आपसे यही कि ये बड़ी आपदा हो गई है, इस विपदा में कहीं ना कहीं सरकारों से और राजनीतिक दलों से अपेक्षा रहती है कि इन चुनौतियों के लिए तैयारियां क्या, इस तरफ जो है इस तरह प्राथमिकताएं क्या राजनीतिक दलों की है? और राहुल गांधी का तो ये निर्वाचन क्षेत्र रहा है, अब प्रियंका गांधी से जुड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। देखिए नेहा जी, दो तीन चीजों को इस घटना से हमें समझना चाहिए और दो तीन चीजों से इससे सबक लेना चाहिए जी, ये कूर्ग में पिछले एक 3-4 साल पहले जो घटना हुई थी, जहां पे करीब 500 लोगों की मौत हो गई, कि वहां के वो जो छोटे छोटे माउंटेन जैसे होते हैं उसको वो खत्म हो गए थे। यानी ये एक ऐसा सिचुएशन था कि देश भर में देखा जा सकता था कि ऐसी अगर कोई दुर्घटना होती है, ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, तो उसके लिए कौन सी तैयारी करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको क्या तैयारी देनी चाहिए, उसको कैसे अलर्ट किया जा सकता है, और स्टेट मशीनरी जो होती है उसको कैसे अलर्ट रह के कहां से कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस करना चाहिए। लेकिन इस बार जब अमित शाह पार्लियामेंट में ठहर के कहते हैं कि हमने 25 तारीख को हमने एक रेड अलर्ट दिए, एक अलर्ट दिया था कि हमें ऐसा क्या कहते हैं कि लाइट टू हेवी रेन हो सकता है, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि थोड़ा हेवी हो सकता है, उसके बाद में थोड़ा 29 को कहा कि ऑरेंज होता है और 30 को ऐसा लैंडस्लाइड हो जाता है जी। अगर प्रकृति में ऐसा हादसा होता है तो वी आर नॉट गॉड्स, बट इट्स अ गॉड्स एक्ट। लेकिन हम एक सरकार में रहते हुए कौन सी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं और उसको कैसे पूरी तरह से उसके साथ ठहरकर उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ना पार्लियामेंट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग वहां पे सबसे पहले पहुंचे हैं, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस वो कैरी आउट कर रहे हैं। वहां पे करीब 30 रेस्क्यू कैंप्स बनाए गए हैं, रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, वहां पे खाना दिया जा रहा है, लोगों को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन इस पे सियासत करना छोड़ देना चाहिए था अमित शाह को। आज उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कहना चाहिए था कि यस, हम फेल हो गए इस मामले में, हम इमीडिएटली 1, 2, 3, 4 चीजें करके यहाँ के लोगों को एक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सियासत से बाज नहीं आते हैं,
चलिए रमा जी से समझेंगे कि रमा जी बीजेपी सियासत से बाज क्यों नहीं आती। अगर अलर्ट दे ही रहे थे और लग रहा था कि खतरा आ रहा है तो अलर्ट देकर ही क्या पल्ला झाड़ा जा सकता है? केंद्र सरकार का अपना कोई दायित्व तो नहीं है केरल के नागरिकों के लिए? वायनाड में जो आपदा आई है, जो त्रासदी आई है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह रहती है जिसे नज़रअंदाज किया जाता है और कहीं ना कहीं इस नज़रअंदाज को वहाँ के नागरिकों को भारी क्षति के रूप में भुगतना पड़ता है। परिवार के परिवार तबाह हो गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो लापता लोग हैं अब उनके जीवित बचे होने की जो है आस है धुंधला सी गई है। राहुल गांधी का बहुत ही भावुक संदेश आज सामने आया, लेकिन कहीं ना कहीं है कि सब कुछ तबाह हो जाने के बाद ही चिंताएं क्यों सामने आती हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रमा महाजन जी मौजूद हैं। रमा जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी और निजाम फौजदार जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि राजनीति क्यों हो। इस पर अमित शाह ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने अलर्ट किया था, सरकार चाहती तो इवैक्यूएशन कर लेती, अलर्ट कर देती, इतनी भारी नुकसान से बचा जा सकता था। मेरा सवाल आपसे ये, क्या केंद्र सरकार का अलर्ट करके ही अपने दायित्व से पल्ला झाड़ लेना यही है एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी मानी जाए? रमा जी। नेहा जी, ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई है जो वायनाड में अब हुआ है जी। और ये दर्द का सैलाब है और हर भारतीय ये महसूस कर रहा है। 250 का तो आंकड़ा, मतलब कितने लोग लापता है, कितने हालत में है, किसको नहीं पता। मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ वहाँ पर ये है, इस समय ये 16 राज्य हैं तो ये बाढ़ की या बादल गिरने, बादल फटने की या जहाँ पे पहाड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, इस सारे उसमें घिरे हुए हैं। केंद्र सरकार का जो दायित्व सारे राज्यों के लिए जी अलर्ट करना उनको ये था कि ये हो सकता है। उसके बाद ये मैं नहीं मानती कि अमित शाह जी ने कोई राजनीति की। अमित शाह जी ने ये कहा है कि हमने उनको अलर्ट किया है, जैसे बाकी प्रदेशों को अलर्ट किया है उनको भी अलर्ट किया है। उसके बाद केंद्र सरकार वहां पर जाकर क्या उनकी डिमांड है, क्या वहां पे त्रासदी हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो तो वहां की राज्य सरकार बता सकती है। डिमांड क्या है, उसके बाद कहने के बाद भी अमित शाह जी रमा जी ये बात जरूर है कि हमें पता था कि इतना कुछ नुकसान हो सकता है, उसकी तैयारी पहले करनी चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। इस जो तैयारी है वो पहले करनी चाहिए थी, पर इतना जैसे अमित शाह ने कहा कि जब अलर्ट किया है तो इस तरह से येलो अलर्ट हो सकता है या किस तरह हो सकता है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा जी, इन्होंने कहा इतना पानी आ सकता है, वो तो पानी उससे ज्यादा आ गया, लेवल उसका से भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन पिनराई विजयन ने कहा है कि जो सूचना मिली वो हादसे के बाद मिली, वो त्रासदी के बाद मिली। सूचना पहले दी है, उनको अलर्ट कराया है, तो कोई ना कोई राजनेता तो झूठ बोला। निजाम जी यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहते हैं जी। देखिए नेहा जी, जब रमा जी कहती हैं कि हम कोशिश करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे ये इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आपको जब 23 तारीख को एक लाइट रेन और 25 तारीख को थोड़ा और स्कैटर्ड रेन होने वाला है, 29 तारीख को जब ये कहते हैं कि हेवी रेन होने वाला है, इनसे ये पूछना चाहिए कि भाई जब आज पार्लियामेंट में पानी भर गया है, पार्लियामेंट में तक पानी भर गया है, एयरपोर्ट्स भरे जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स के रूफ गिरते जा रहे हैं, और जब एक इलाके का जब लैंडस्लाइड होता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल फोर्सेस और रिसोर्सेस को 1 दिन या 1.5 दिन के अंदर मोबिलाइज क्यों नहीं कर पाती है? ये मोबिलाइजेशन तो कर सकते थे जी। ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस कैलामिटी, इससे एक दर्शाता है कि आज बीजेपी किसी के फेवर में नहीं है, किसी की जान माल के साथ खड़ी होना नहीं चाहती है। निजाम जी क्या मोबिलाइज नहीं किया गया, इमीडिएट वहां पर रेस्क्यू नहीं शुरू हुआ, ये कांग्रेस कहना चाहती है? एग्जांपल देता हूँ। कर्नाटका गवर्नमेंट, जो कर्नाटका में सिद्धरामैया सीएम है, उन्होंने यहाँ से रिलीफ मटेरियल भेजा, रिलीफ पर्सनल भेजे, यहाँ से बोट्स भेजे, यहाँ से वो डिप्लॉय करते हैं जो हवा भर के जो
रेस्क्यू बोट्स होते हैं उसको भेजा यहाँ से लोगों को भेजा, यहाँ से खाना भेजा। जब एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट को हेल्प कर सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन नहीं लेना चाहिए, इसको टेक ओवर नहीं तो कांग्रेस का ये कहना है कि पड़ोस की कांग्रेस सरकार ने मदद पहुंचाई लेकिन सेंटर से मदद आते आते वक्त लग गया। ये कहना चाहते हैं कि समय पर रेस्क्यू नहीं शुरू कराया केंद्रीय एजेंसियों ने। आरएसएस के वहाँ पे लोग लगे हुए हैं, वो सारी वहाँ पे मदद पहुंचा रहे हैं। मदद पहुंचाने के लिए इनको अपना ग्राफ बना के देना चाहिए था, क्योंकि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, वही बता सकते हैं कि क्या चाहिए, कहाँ पर चाहिए। ये रेस्क्यू नहीं मैम, आप इस आरोप का जवाब दीजिए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों को मोबिलाइज लेट से, देरी से किया गया, बीजेपी इसका क्या जवाब देना चाहती है? जितनी लोकल लोगों को जानकारी होती है, वहाँ पे उतनी जानकारी नहीं होती है, और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करने पे उन्होंने कोई राजनीति नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि वहां पर जी राजनीति नहीं की, सिर्फ इतनी बात कही थी कि वहां पर जो है अलर्ट किया गया था। उनको अपनी डिमांड जो चाहिए था, लोकल लोगों को अपनी जरूरत पता होती है कि क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, और इतनी बड़ी विनाश ली जी जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका है, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो उत्तर है, लोकल लोग तो लगे ही होते हैं रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर हो जाता है। गुंजन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि इस विनाश के पीछे किसको आप जिम्मेदार, कसूरवार और किसको कारण मानते हैं? गुंजन जी, अगर सुन पा रहे तो अनम्यूट योरसेल्फ। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आप अपनी बात रखिए जी। देखिए मैडम, जहां तक ये अभी मैं बात सुन रहा था, शशि जी की बात सुनी मैंने, कांग्रेस के प्रवक्ता की बात भी सुनी, बीजेपी की प्रवक्ता की बात सुनी मैंने जी। मैं बताऊं, ये जो ये बात हो रही थी कि सेंटर ने पहले समय पर नहीं बताया, इसलिए एक्शन नहीं ले पाए, या ये नहीं हो पाया, या एक स्टेट गवर्नमेंट को सब हेल्प करती है, या सेंट्रल ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। मैं बताऊं, आप देखिए, पूरा जो वेस्टर्न घाट है, पूरा वेस्टर्न घाट जिसमें कि 6 राज्य आते हैं जी, उसके केरल है, गुजरात भी है, कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी, महाराष्ट्र भी है। तो जो केरल है वो पहले से मालूम हम लोगों को कि ये वेस्टर्न घाट में आता है। तो वेस्टर्न घाट भूस्खलन के मामले में, लैंडस्लाइड के मामले में, जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वो देश में 3 नंबर पर है हिमालय के बाद जी, है ना जी। तो ये बात क्लियर है कि केरल में भूस्खलन आता है। इसके बाद मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगर पिछले भारत में अगर पिछले 7 सालों की बात की जाए, पिछले 7 सालों का आंकड़ा अगर भारत में उठाया जाए जी, और उसमें देखे जाए, उसमें भूस्खलन की घटनाएं देखी जाए, तो भारत में पिछले 7 सालों में 3,000 साढ़े 3,000 के ऊपर भूस्खलन की घटनाएं हुई, लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है जी। और केरल में पूरे भारत में 3,500 के आसपास घटनाएं हुई हैं, और सिर्फ केरल में देखा जाए जी 2,239 घटनाएं। तो चलिए, सबसे ज्यादा संवेदनशील तो केरल है ही गुंजन जी, सबसे ज्यादा संवेदनशील केरल है, लेकिन ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने तैयार थे, प्रदेश सरकार ने कितनी तैयारियां की थी, और केंद्र सरकार इस तरह के नेचुरल कैलेमिटी के लिए कितनी तैयार होती है, या फिर जब इस तरह की आपदा आ जाती है तो वो राहत पहुंचाने में क्या राजनीति तो नहीं कर रही? गुंजन जी देखिए, ना केरल सरकार ना ही राज्य सरकार दोनों तैयार नहीं थे। उनको तब हकीकत मालूम थी केरल के बारे में जी, कि केरल कितना इको फ्रेजाइल एरिया है, केरल कितना इको सेंसिटिव एरिया है, केरल में क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो गुंजन जी बड़ी जवाबदेही प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की? प्रदेश सरकार की बड़ी जवाबदेही प्रदेश सरकार की है। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने जो इस तरह की जो घटनाएं होती है, इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंटल इंसिडेंट होते हैं जी, उनके बाकायदा आज नहीं 3-5 साल पहले फ्रेमवर्क लागू किया है, और वो फ्रेमवर्क इपिक फ्रेमवर्क कहलाता है, उसको शॉर्ट में इपिक फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसका मतलब होता है इनेबलिंग प्लान, इन्वेस्ट एंड कंट्रोल। तो
बाकायदा वर्ल्ड बैंक की तरफ से फ्रेमवर्क लागू किए गए, तो उसको अब जी। कौन सी राज्य सरकार अपना लागू करती है, केंद्र सरकार लागू चलिए, करती है। गुंजन जी, जी एक और जो इकोलॉजिस्ट हैं जिनकी बात सबसे ज़्यादा याद की जा रही है उनकी रिपोर्ट को, वो लगभग 13 साल पहले माधव गाडगिल जी की रिपोर्ट आई थी, अब उसे याद किया जा रहा है। लेकिन तब जब पर्यावरणविद और इस तरह के जो इकोलॉजिस्ट हैं वो अपनी चिंताएं जताते हैं, सरकारों के सामने लेकर जाते हैं, तब तो सरकारें उनको पीछे धकेल देती है, उनको मना कर देती है, उनकी जो बातों को हवा में उड़ा देती है। अब क्यों याद आ रही है? प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन केंद्र सरकार की भी जवाबदेही केरल के नागरिकों के लिए बनती है। वायनाड का विनाश और बहुत सारी जो मासूम जानें हैं लापता हैं, बहुतों को खो दिया है। राहुल गांधी भी पहुंचे, प्रियंका गांधी भी पहुंची, लेकिन अभी भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि हम कितने तैयार हैं और उन रिपोर्टों को क्यों अनदेखा कर देते हैं जो इकोलॉजिस्ट या फिर पर्यावरणविद अपनी अलग अलग रिसर्च पेपर के ज़रिए सरकारों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, उनके डेवलपमेंट मॉडल पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनको जो लाइन है पकती है सबसे आखिर में खड़ा किया जाता है, बल्कि उनकी चिंताओं को बिल्कुल प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ा हुआ है, आइए बातचीत उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। आप प्रोफेसर शशि मल्होत्रा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जब गुंजन जी कुछ बातें यहाँ पर रख रहे थे, किसी रिपोर्ट की बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट की बात कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल है कि माधव गाडगिल की चर्चे बहुत हो रहे हैं, वो भी एक जाने माने इकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग राष्ट्रीय संस्थान जो मीडिया संस्थान है उस पर मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा है। अब ये जब विनाशकारी आपदा आ जाती है तब सभी को याद आने लगती है, लेकिन आम दिनों में क्या आपको इन पर्यावरणविदों की चिंताओं, इन इकोलॉजिस्ट की चिंताओं, रिपोर्टों, रिसर्च पेपरों पर इतनी चिंता नज़र आती है? अगर ऐसा होता तो क्या हम इससे बच सकते थे? कम नुकसान होता लेकिन बहुत कम होता। शशि जी, मैं इसी बात को ऐड करना चाहता था जी कि आज हम सभी पार्टी ये कहती हैं कि वहाँ पे आरएसएस के लोग, कांग्रेस वाले कहते हैं कि कांग्रेस के लोग, सीपीआई वाले भी कहते होंगे उनके भी लोग होंगे, वो हमारे बीच में नहीं हैं जी। अगर हम उससे पहले वहाँ पे पेड़ लगाए होते, ज्यादा बरसात होती है, उनके रुकने के साथ वहाँ पे ट्रैक्टर आए होते तो शायद इतनी बड़ी रसदी यहाँ पे हमें ना देखने। पर शशि जी, जहाँ तक केरल के बारे में ये विख्यात है कि वहाँ पर साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। अगर भारत की बात की जाए तो एजुकेशन रेट जो है सबसे ज़्यादा है, तो क्या ऐसे जो साक्षर स्टेट से भी ये इस तरह के जो है डिजास्टरस डेवलपमेंट की अपेक्षा की जाती है भारत में? ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, इसे एक एडुकेटेड स्टेट के रूप में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कैसे करना चाहेंगे? क्या विकास के मॉडल में सब अंधे हो गए हैं? जी देखिए, साक्षरता का मतलब ये है कि एक हम मॉडर्न साक्षरता की बात करते हैं कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी रिसोर्ट्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी रोड बना रहे हैं, बड़े बड़े बना रहे हैं और उसमें हम पर्यावरण का ध्यान ही नहीं रखते जी। तो साक्षरता को मैं साक्षरता नहीं मानता हूँ। साक्षरता वही है कि हम अपनी पृथ्वी को कितना बचा पा रहे हैं जी, जहाँ हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको कितना सुरक्षित रख पाए जी। उसके ऊपर हम आज भी मैंने पहले शुरू करना कि 2018 में अगर हमने तैयारी शुरू की होती शायद ये हमने आज के दिन देखने को नहीं मिलता जी। परंतु मैं आज भी पिछली बातों को छोड़िए, आज भी तैयारी अगर हम शुरू करें जो हम उनके लिए आज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, खाना लेके जा रहे हैं और चीजें लेके जा रहे हैं जी। उसके ये भी करें कि हमने वहां से अपने वाले साल में उसको कैसे सेव करना है, बिल्कुल वो सबसे बड़ी बात हो। बिल्कुल, कैसे इसके लिए जागरूकता पैदा करनी कि लोगों के अंदर पेड़ लगाने हैं और इन चीजों को कैसे बचाना है, वो सबसे ज्यादा जो हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनका सबसे बड़ा दायित्व बनता है। ठीक है, निजाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। निजाम जी, लेकिन जो भी कहिएगा उसके साथ मेरा एक सवाल जोड़ देती हूँ। क्या केरल में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, खास करके उस इलाके में जहाँ पर लैंडस्लाइड को लेकर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन माना जाता है, वहाँ पर पर्यटन काफ़ी बढ़ गया है, वहाँ पर खनन हो रहा है, उसी जगह पर जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की दूरी पर खनन किया जा रहा था। इन सब चिंताओं को राहुल गांधी नहीं उठा सके या उठाते रहे? अगर कोई जानकारी देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, निजाम जी।
देखिए, राहुल गांधी जब से वायनाड के एमपी बने हैं, वहां उन्होंने डेवलपमेंट और सस्टेन डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है उसका मास्टर प्लान बनाया। उसी के आधार पे काम चल रहा था। लेकिन जब ऐसा एक नेचुरल डिजास्टर होता है तो एक 6 पॉइंट्स एजेंडा रख के चलना चाहिए। हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्या हो सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को कैसे सिंक्रोनाइज करके एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। दूसरी बात, कम्युनिटी एंगेजमेंट। जब कम्युनिटी एंगेजमेंट आती है, जब एक्सेसिव कैपिटलिस्ट अप्रोच ले लिया जाता है कम्युनिटी के अंदर, उसको कैसे धीमा किया जा सकता है और कम्युनिटी को कैसे एंगेज किया जा सकता है। तीसरी बात, एक रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, कैसे एक सिस्टम को आकार देकर जब इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं तो रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कैसे की जा सकती है। एक डिपार्टमेंट है नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, उसको कैसे एक रेजिलिएंट सिस्टम बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक वीकनेस की, जिस वीकनेस को हम देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस जो हम देखना चाहते हैं, उस रेजिलियंस को यहाँ पे हम देख नहीं पा रहे। ये नॉर्मली केरला जो है हेवी रेनफॉल एरिया होता है, लोग नॉर्मल समझते हैं, ज्यादा अगर बारिश भी होती है तो नॉर्मल समझते हैं। लेकिन कितना सॉइल लूज हो रहा है, कितना फ्रेजाइल हो रहा है, हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा फ्रेजाइल हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी चाहिए। एट द सेम टाइम सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग कैसे की जा सकती है, जैसे हम एक फायर ब्रिगेड को कैसे कांस्टेंट ट्रेन करते हैं, कांस्टेंटली उनको एक मॉक ड्रिल करते हैं, वैसे एक नेचुरल डिजास्टर में कैसे इसको रेस्क्यू किया जा सकता है, उस ड्रिल को करना चाहिए। लास्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट में ठहरकर कह दें कि हमने एक वार्निंग दे दी थी, स्टेट ने उसको पालन नहीं किया, डिजास्टर हो गया, देखिए ये इतने सक्षम नहीं रहे कि ये एक सिस्टम को मैनेज कर पाए। आज केंद्र सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये 5,000 करोड़ या 9,000 10,000 करोड़ इमीडिएटली केरला को देना चाहिए। केरला को फिर से रेजिलिएंट बनाकर उसको वापस। निजाम जी, क्या कांग्रेस पिनराई विजयन की मांग को समर्थन करती है? क्या कांग्रेस समर्थन करती है? राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे मुख्यमंत्री, आप समर्थन करेंगे इस मांग का? हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। जल्द से जल्द, कल नहीं होना चाहिए, आज मिडनाइट में ये जब एक नोटबंदी कर सकते हैं, जीएसटी लागू कर सकते हैं, मैं समझता हूँ इसी मिनट इसी वक्त इसको डिक्लेयर करके इमीडिएट रिलीफ पहुंचाना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि मांग की भी जरूरत नहीं थी, ये तो स्वयं मुझे लगता है संज्ञान लिए जाने की जरूरत है। रमा जी से इस पर मैं समझना चाहूंगी, उत्तर लेना चाहूंगी। थोड़े से और सवालों को समझना जरूरी है, तभी हम लगता है कि भारत के नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित और एक ऐसा डेवलपमेंट दे सकते हैं जो कि इन सभी आपदाओं, इन सभी चुनौतियों के साथ भी खड़ा रहे मजबूती से। एक मजबूत विकास का मॉडल जो है सरकारों को अपनाना चाहिए। लगातार हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वायनाड का जो विनाश है, इसका जिम्मेदार कौन है, किन बड़ी वजहों को दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज किया गया, उन रिपोर्टों को क्या जो डस्टबिन्स में कूड़ेदान में फेंक दिया गया था, क्या वापस से उनको निकाल कर पढ़ा जाएगा और उन चुनौतियों को, उन गंभीर चेतावनियों को अब जो उनका रोड मैप है डेवलपमेंट का, उसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि जो भारत का केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, पहले तो खबरों में रहता था, लेकिन अब खबरों से भी नदारत है। रमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा जी, बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, इसीलिए जवाबदेही उसके साथ बढ़ जाती है। पहली बात तो ये राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से अभी तक चुप्पी जो है बढ़ती गई है। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ये कितना तटस्थ है अपनी बातों को लेकर? हमने देखा है कि बहुत सारे नॉर्म्स बदल दिए जाते हैं पूंजीपतियों के कारोबार के लिए। रमा जी, इन आरोपों के बीच आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं भारत के नागरिकों को। नेहा जी, पहले तो मैं हमारे मल्होत्रा जी उनकी बात से बिल्कुल सहमत है कि हम विकास की अंधी दौड़ में अपने पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं। पहले इतने लोग जो हैं वो पहाड़ों पे नहीं जाते थे, इतना टूरिज्म नहीं होता था। और मैं क्योंकि पंजाब से बिलोंग करती हूँ,
बिलोंग करती हूँ। अमृतसर में जितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल के लिए आते हैं, हमारी जो ये शहर है, अमृतसर शहर, जी। लोगों को भी यहाँ पे अकोमोडेट करने में मुश्किल आती है। और जहां तक अमित शाह जी की बात है, उन्होंने कोई ऐसी राजनीति नहीं की है। अब मैं अगर कोई बात होगी तो आप कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं, सियासत हो रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है। 13 साल पहले अगर रिपोर्ट आई थी तो उस टाइम भी ये सरकार थी, तो वो अगर रिपोर्ट लागू करना चाहते तो कर सकते हैं। ऐसी कोई बाकी सियासत वाली बात नहीं है। मैं एक बात अपनी रख रही हूँ, कांग्रेस वाले नैरेटिव सेट करने में बड़ा जल्दी करते हैं, बड़ी जल्दी सेट कर लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ आ नहीं रहा, जीएसटी हो गई है। नहीं रमा जी, चलिए प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उस पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो रोड सड़कें निकल रही हैं, जो टनल बन रहे हैं, उस पर भी इसी तरह के जो है चेतावनी और रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के आरोप लगते रहे। हमने उत्तरकाशी टनल का जो हादसा देखा था, उसमें कहीं ना कहीं जो केंद्रीय जी मैं वही बात रख रही हूँ कि हम जो विकास की अंधी तोड़ में जो अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इकट्ठे बैठकर एक टेबल पे बैठ के ये बात करनी चाहिए कि अपने हम जो संसाधन को कैसे बचा सकते हैं। विकास होना चाहिए, नो डाउट विकास, पर अपनी प्रकृति को जो संसाधन है उनको संभाल के भी रखना हमारा कर्तव्य है। और जो लोकल लोग हैं, जो लोकल मीन्स तो वहाँ की स्थानीय लोग हैं जी, ये बता सकती है कि कैसे हम इनकी संभाल कर सकते हैं जी। निजाम जी जोड़ना चाहती, निजाम जी जोड़ना चाहती। नेहा जी रमा जी को ये समझना चाहिए कि यही मोदी सरकार ने 20,000 हेक्टेयर लैंड छत्तीसगढ़ में जब किसको अदानी जी को दिया, डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गया है, वहां पे भी एक बाढ़ आने की बहुत बड़ी आकांक्षा लगती है। तो ये पॉसिबिलिटी को कैसे हटाएंगे? इस अंधी राजनीति और अंधी प्रगति के लिए जो दौड़ रहे हैं एक आदमी के लिए जी। आज एक और बात कहना चाहूंगा, 6.6 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड कर्नाटक के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने डीनोटिफाई कर दिया, यानी फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करने के लिए 6.6 लाख हेक्टेयर्स लैंड दे दी गई। किसने दिया? बीजेपी ने दिया। आज के रमा जी बैठकर पंजाब में कहती हैं कि अब उस फैसले को करेक्ट कर रही है कांग्रेस सरकार। हम उसको रीनोटिफाई करने वाले हैं, वो प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ गया है, उसको हम फिर से फॉरेस्ट लैंड को फिर से फॉरेस्ट ही रखना चाहते हैं। लेकिन जब रमा जी बैठकर यहाँ पे कहती हैं कि बड़ी बड़ी बातें कहती हैं कि हम अंधे हो गए हैं, आपको ये प्रधानमंत्री को कहना चाहिए रमा जी कि प्रधानमंत्री जी अंधे मत बनिए, लोगों की खुशहाली को भी देखिए, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको भी देखिए। जब वक्त आने वाला है, जब डिजास्टर आ गया है, तब तो आंख खोल लीजिए। ठीक है निजाम जी, रमा जी कुछ जोड़ना चाहती है, रमा जी को बोल लेने दीजिए। निजाम जी रमा जी को बोल लेने दीजिए, मैंने उनको बीच में चुप करा दिया था। रमा जी बोल लीजिए, फिर मैं गुंजन जी के पास जाऊंगी अगले सवाल के लिए। कांग्रेस का तो वही काम है, जहां पे मोदी जी का विरोध हो सकता है वो कर सकते हैं। वो नैरेटिव सेट करते हैं कि मोदी जो कर रहे हैं, मोदी विरोध करने के लायक है जी। ठीक है जी, ठीक है मैं शशि जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। शशि जी बात अपनी रखिए, फिर मैं गुंजन जी के पास जाऊंगी जी। मैं रमा जी की बात से एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि पिछले साल हमारे पड़ोसी राज्य जो है हिमाचल में बहुत ज्यादा नस्ली आई थी जी, उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया, और मुझे लगता है कि इसके साथ भी पता नहीं कुछ दिनों में अगर घोषणा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी केरल के वासियों के लिए, लेकिन ये होगी कि नहीं होगी, ये अनिश्चितता बनी हुई है। शशि जी जी मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे हिमाचल के भूटान है उनमें एक ऐसा कनेक्टिविटी है कि अगर शोकर से किसी का ब्लास्ट किया जाता है तो उसका असर जो है वो शिमला के ऊपर होता है जी। जिन लोगों को इसके ठेके दिए गए वो साउथ साइड से या इधर नॉर्थ साइड से नहीं थे, उन्होंने इन चीज को अनदेखा किया, और जो इंजीनियर वगैरह वहां पे दिए गए वो भी लोग नहीं थे जी। अगर आप लोकल घूमने जाते हैं तो लोकल जो एजुकेटेड लोग हैं, जो इंजीनियर है, तो
दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पंजाब के लोग है वो जी पंजाब के लोग साक्षरता है, परंतु पर्यावरण के बारे में वो पहले नंबर पे हैं। जहाँ पे हमारे गुरुद्वारा साहब में जहाँ हम लंगर लगाते हैं जैसे, तो हम पौधों के भी लंगर लगाते हैं। जी हमारे लोग पे बहुत जागृत है। और यहाँ पे हम अगर स्कूल में बच्चों को लेने के लिए जाते हैं तो बच्चे पकड़ कर आते हैं, हमने पेड़ लगाते हैं। जी तो वैसे चीजें हम वहाँ पे भी पैदा कर सकते हैं। जी लेकिन जंगल काटने पर ज़्यादा जो है सरकारों का ध्यान दिख रहा है, ना कि जो है जंगल बसाने पर ध्यान दिखता है। गुंजन जी अगर आप सुन रहे हैं तो गुंजन जी मैं चाहती हूँ कि आपने माधव गाडगिल जी की रिपोर्ट ज़रूर देखी होगी। क्या इस रिपोर्ट को लागू करना विकास के राह में रोड़े जैसा है, या इसको हो सकता है और इसके साथ भी जो है विकास तक पहुँचा जा सकता है, विकसित भारत का सपना देखा जा सकता है? जी बिल्कुल देखा जा सकता है विकसित भारत का सपना जी। और सही मायने में देखा जाए तो वास्तविक जो संपदा वाली है वो जल जंगल जमीन ही तो है मैडम जी। इसके अलावा आपके पास कौन सी संपदा है? अगर आप करेंसी की बात करते हैं, आजकल आप पैसे की बात करते हैं, करेंसी क्या राइट क्या करेंसी जी अगर राइट है करेंसी है राइट जी। ये मतलब जी कहने का मतलब है मेरा कि ये सब चीजें बहुत ही है और इनको उनकी महत्ता के साथ आपको देखना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है मानव जीवन ये नहीं, धरती का जीवन का गुंजन जी जाते जाते एक पर्यावरण मंत्रालय के लिए भी टिप्पणी लेना चाहूंगी। मौजूदा भारतीय पर्यावरण मंत्रालय वो विकसित भारत की तरफ जो एनओसी जारी करता जा रहा है अलग अलग जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर, उस एनओसी पे भी बार बार सवाल उठते हैं। अभी छत्तीसगढ़ का उदाहरण निजाम जी ने दिया है, आपका इस पर क्या कहना है? पर्यावरण मंत्रालय क्या पहले से कमजोर हुआ है? देखिए मैम, पर्यावरण मंत्रालय की बाकायदा गाइडलाइंस है लैंडस्लाइड के एरिया के लिए या इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के लिए। पर्यावरण मंत्रालय की, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, उन्होंने प्रॉपर की दी है। अब उसको कोई इंप्लीमेंट करता है नहीं करता है ये डिपेंड करता है उस अथॉरिटी के ऊपर। लेकिन कोई कहे कि पर्यावरण मंत्रालय के पास कानून नहीं है, नियम नहीं है, रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं। माय क्वेश्चन वाज कि पहले से पर्यावरण मंत्रालय मजबूत हुआ है जिसकी अपेक्षा मौजूदा जलवायु परिवर्तन में बढ़ जाती है। क्या हमारा भारत का पर्यावरण मंत्रालय मजबूत हुआ है? ये समय की आवश्यकता है। नहीं मैम, जहां तक पर्यावरण मंत्रालय की बात कर रहे हैं आप मजबूत होने की, तो पर्यावरण मंत्रालय मजबूत नहीं हुआ है क्योंकि कुछ नियम कानून इन्होंने ऐसे ढीले कर दिए हैं, इतना उसमें फ्लेक्सिबल कर दिया उनको कि आजकल जो डिफॉरेस्टेशन है, लैंड एक्विजिशन है और जो भी जी बिल्कुल। रमा जी एक पर्यावरणविद की जो है चिंताएं हैं, मुझे लगता है कि आप जरूर पहुंचाएं अपने आला कमान शीर्ष नेतृत्व तक, और हो सके तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वहां तक भी पहुंचाएं कि ज़रूरत हो है भाई, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा बहुत सर्वोपरि है, जान है तो जहान है, और ऐसे ही जो है विकसित भारत का सपना देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का, आपने वक्त निकाला, कीमती वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और अपना आभार मैं जताना चाहती हूँ स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के लिए भी जो लगातार अपना स्नेह हम तक पहुँचा रहे हैं। लगातार हमें आपका स्नेह ईमेल के रूप में मिल रहा है, इसलिए अपेक्षा बनी हुई है कि आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।